नमस्कार। जनगण मन की बात के 42वें एडिशन में हमने कांग्रेस की खबर ली थी, उसकी क्लास ली थी, उसको परखा था कि कांग्रेसियों को हो क्या गया है। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, एक विपक्षी पार्टी की ज़रूरत है, लेकिन कांग्रेसी आराम तलब घर बैठे हुए हैं। साथ ही हमने प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी का भी जायज़ा लिया था, जो हमारा काम है करना। वैसे भी निरंकुश सत्ता जब किसी के पास आ जाए और सवाल पूछने वाला कोई ना हो, इक्का दुक्का आवाज़ें हों, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सरकार के काम की समीक्षा करें, परख करें। तब मैंने कहा था कि अगले हफ्ते यानी 44वें एडिशन में हम ज़रा कम्युनिस्टों की खबर भी लेंगे। वो कहाँ हैं, लेफ़्ट पार्टियाँ कहाँ हैं, बहुत क्रांतिकारी जज्बा जोश जिनका हुआ करता था, वो किस दड़बे में छुपी हुई हैं। आज 44वां एडिशन है। आज हम समीक्षा करेंगे लेफ़्ट पार्टियों की, लेफ़्ट फ्रंट की, सीपीआई की, सीपीएम की, और लेफ़्ट फ्रंट की जो बाकी पार्टियां हैं वो सब इस वक्त खामोश हैं। वोट शेयर सबसे कम हो चुका है उनका, 4.18। सीटें 10 हैं, मुश्किल से 50 हुआ करती थी किस ज़माने में। 70 के दशक में, 80 के दशक में ये एक आकांक्षा होती थी, हसरत होती थी, एक आदर्श होता था नौजवानों का कि वो कार्ल मार्क्स के क्रांतिकारी सिद्धांतों के साथ जुड़े। आज के दिन उसे गाली बनाकर पेश किया जाता है, जैसे कम्युनिस्ट होना कोई गुनाह हो। बहरहाल, कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत तो हुई थी 25 दिसंबर 1925 में, क्योंकि जब पहला विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद से यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था भारत में, और ट्रेड यूनियंस बननी शुरू हो गई थी। और रशियन रेवोल्यूशन जो 1917 में हुई थी, उससे इंस्पिरेशन लेकर, उससे प्रेरणा लेकर यहाँ के लोग सोशलिज्म, समाजवाद की बातें करने लगे थे। मुलायम सिंह वाला समाजवाद नहीं, समाजवाद असली। होते होते 25 दिसंबर 1964 को कानपुर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। उसके बाद 1964 में इसके दो हिस्से हुए, एक सीपीआई, एक सीपीएम हुआ। उसके बाद 2014 में सीपीआई माओइस्ट बनी, जो एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है भारत सरकार में, और उन्हीं के लोग हैं जो सुकमा हो या दंतेवाड़ा हो, जो इस तरह की घटनाएं करते हैं। आमने सामने की जंग है स्टेट और उनमें। लेकिन सीपीएम को क्या हुआ? सिर्फ बंगाल और केरल में तो वो पहले ही सीमित थी, अब बंगाल में भी नहीं है। क्या वजह है कि सीपीएम के जो नेता हैं उनकी ज़िंदगी भी वैसी ही हो गई है जैसे कांग्रेसियों की ज़िंदगी होती है। जनता से कोई संपर्क नहीं है, कटे हुए हैं एकदम। मुझे याद है 70 के दशक में, 80 के दशक में, मिड 80s तक मुझे याद है दिल्ली का बोट क्लब, वहाँ पर रैलीज करने की इजाज़त होती थी, और बोट क्लब से लेकर इंडिया गेट तक लाल झंडे ही लाल झंडे दिखा दिया करते थे। जितने लोग स्ट्रीट थिएटर करते थे वो भी इसी थीम को लेकर करते थे। जो राइट विंग की पॉलिटिक्स जो आजकल हावी है, उसे बहुत गिरी हुई चीज़ माना जाता था। मतलब नौजवान लोग उस तरफ रुख भी नहीं करते थे। ऐसा क्या हुआ कम्युनिस्ट पार्टियों को कि उनका हाल भी कांग्रेस जैसा हो गया है? आज के दौर में वो खामोश हैं, कहीं कोई आवाज़ नहीं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं, कहीं कोई आंदोलन नहीं। ऐसा क्यों है? अगर हम हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट मूवमेंट की बात करें तो 3 समस्याएं नजर आती हैं। सबसे पहले कि हम एक नहीं अनेक पार्टीज की बात कर रहे हैं। 1964 में या 1968 में हो सकता है कि कोई ऐसे बुनियादी सवाल रहे होंगे जिसकी वजह से सीपीआई और सीपीएम अलग हो गए, जिसकी वजह से सीपीआई माले अलग हो गया। लेकिन आज के मौजूदा हालात में समझ नहीं आता कि ये पार्टीज अलग अलग काम क्यों कर रही हैं। सीपीआई और सीपीएम में आखिर फ़र्क क्या है? आप अलग अलग छात्र संगठन, आप अलग अलग महिला संगठन, अलग अलग ट्रेड यूनियन फ्रंट, किसान फ्रंट क्यों चला रहे हैं? अगर मान लीजिए सीपीआई और सीपीएम कल यूनाइट हो जाएं और इनके साथ और भी छोटे जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं ये जुड़ जाएं, तो मुझे लगता है कि इनका एक कंबाइंड स्ट्रेंथ इनकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ से कई गुना ज़्यादा होगा। दूसरी बात, हिंदुस्तान के हर कोने में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, बहुत सारे ऐसे सोशल मूवमेंट्स हैं जिनका उस तरह से कम्युनिस्ट मूवमेंट से कोई वास्ता विचारधारात्मक तो है नहीं, लेकिन लोगों के हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। चाहे पर्यावरण का सवाल हो, चाहे दलितों के अधिकार का सवाल हो, चाहे आदिवासी अधिकार के सवाल हो, महिलाओं के राइट्स हों। कम्युनिस्ट मूवमेंट, जब तक कम्युनिस्ट मूवमेंट इन तमाम सोशल मूवमेंट्स और संगठनों को लामबंद नहीं कर पाता और इसका एक नेशनल फोर्स नहीं बना पाता, तो ये हमेशा एक कमजोरी रहेगी लेफ्ट और प्रोग्रेसिव मूवमेंट का हिंदुस्तान में। दरअसल जो पार्टियां वक्त के साथ नहीं बदलती, अपनी विचारधारा में तरमीम नहीं करती, परिवर्तन नहीं करती, बदलते वक्त के साथ, उनका यही हश्र होता है। जब से सोवियत यूनियन का पतन हुआ, सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ और ग्लोबलाइजेशन साथ साथ शुरू हुआ,
तब से जो पूंजीवादी क्लास थी, जो पूंजीपति थे, उन्होंने अपने मजदूरों की देखभाल भी बेहतर शुरू कर दी। प्राइवेट कंपनियों में मेडिकल की सुविधा हो, चाहे वो प्रोविडेंट फंड की सुविधा हो, मैटरनिटी लीव हो, पैटर्निटी लीव हो, बच्चों के लिए क्रैश हों दफ्तर ही में, ऐसे देखा गया। उधर से जो ट्रेड यूनियन का कल्चर था वो भी कम होता गया, ख़त्म होता गया। कम्युनिस्टों ने अपनी विचारधारा में कोई बदलाव नहीं किया, कोई तरमीम नहीं किया, वो वहीं के वहीं रुके रहे उसी समाजवादी ईरा में, युग में, सन 1925 में, सन 1964 में। बहरहाल आज ये उनका हाल है कि सिर्फ एक प्रदेश में महदूद हैं, पश्चिम बंगाल में भी इनका असर ख़त्म हो चुका है। अगर वक्त रहते नहीं चेतेंगे तो इनका कोई भविष्य हमें दिखता नहीं है, जबकि हमें इस देश को मजबूत विपक्ष की ज़रूरत है, जिसमें कांग्रेस भी हो, जिसमें ये लेफ़्ट पार्टियां भी हों, जिसमें जनता दल यूनाइटेड भी हो, जिसमें आरजेडी भी हो, जिसमें, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, मुलायम सिंह वाला समाजवाद नहीं, लेकिन समाजवादी भी हों। गौ रक्षा के नाम पर अलवर में पहलू खान को शक के आधार पर पीट पीट कर मार दिया गया। अखलाक के फ्रिज में से मीट निकला, ये माना गया कि ये बीफ था, उसे भी पीट पीट कर मार दिया गया। कर्नल बिश्नोई हैं एक मेरठ के, उनके घर से 117 किलो नील गाय का मीट मिला है, लेकिन कोई गौरक्षक वहाँ नहीं पहुँचा, कोई बजरंग दल, कोई विश्व हिंदू परिषद चूं तक नहीं कर रहा। 30 के करीब हथियार बरामद हुए हैं, 50,000 के करीब गोलियां बरामद हुई हैं, 12 सिंघे का सिर, हिरणों के सिर, सांबर का सिर, जानवरों के दांत, खालें, ये सब वहाँ से सब मिला है वहाँ से, लेकिन कोई चूं नहीं कर रहा, क्योंकि वो कर्नल बिश्नोई हैं। अगर वो कर्नल बिश्नोई ना होकर कोई मुस्लिम होते तो क्या इतनी शांति होती? प्रकाश जावड़ेकर जो हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, एक तरफ तो बिहार में इजाज़त देते हैं कि नील गाय को मारना ज़रूरी है क्योंकि वो खेती ख़राब कर रही है, और फिर बिहार में हैदराबाद से शूटर बुलाए गए थे नील गाय को मारने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ इतनी हिम्मत नहीं होती कि नील गाय को कल किया जाए, कलिंग जिसे बोलते हैं। हालांकि जगह जगह नील गाय आपको मिल जाएंगी, खेतों में भी। अब तो राष्ट्रपति भवन के सामने तक बोट क्लब के लॉन्स पर नील गाय आ गई थी। बहरहाल ये अपने आप में एक बहुत भारी पाखंड है, हिपोक्रेसी है, कि क्योंकि कर्नल बिश्नोई हैं, कोई मोहम्मद असलम नहीं है, इसलिए कोई चूं तक नहीं उठ रही। उनका बेटा नेशनल लेवल का शूटर है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उसको बुलाया है, पेश होने को कहा है। किसी और के साथ ऐसा नहीं हुआ था, ना पहलू खान के साथ, ना अखलाक के साथ। अखलाक के हत्यारे को तो तिरंगे झंडे में लपेटा गया था। केंद्रीय मंत्री यहाँ से गए थे भाषण देने के लिए, वो कहाँ है केंद्रीय मंत्री आज के दिन? वो कहाँ है MP सहारनपुर के नज़दीक जो जब दंगे हुए थे अखलाक को लेकर? वो मेरठ क्यों नहीं जाते कर्नल बिश्नोई के घर लोगों को लेकर प्रोटेस्ट करने के लिए? तीसरी बात, बिश्नोई समाज जो है वो तो शुरू से ही जो वाइल्ड लाइफ होती है, जो एनवायरनमेंट है, हमारा पर्यावरण है, हमारे जंगली जीव जंतु हैं, उनकी हिफाजत करने के लिए मशहूर हैं। ये सलमान खान पर जो केस हुआ ब्लैक बक वाला, बिश्नोई थी, भीपाराम और एक और थे बिश्नोई, उन्होंने केस किया था। तो बिश्नोई समाज भी चुप है कि कर्नल बिश्नोई के घर से 117 किलो फ्रोज़न मीट निकला है और बाकी खालें और सिर वगैरह निकले हैं। ये हिपोक्रेसी क्यों है? ये बहुत ही गंभीर मसला है और हम बिल्कुल चाहते हैं कि इसमें सख्त कार्रवाई हो। जांच एजेंसियों का कहना है कि इससे वो एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय इलीगल आर्म्स ट्रेड का जो रैकेट है उसका पर्दाफाश कर सकते हैं। पर इसमें जो एक्शन लिया जाए वो हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पुलिस और जांच एजेंसियां ही लें। ऐसा ना हो कि एक बहुत बड़ी भीड़ उनके घर के आगे इकट्ठा हो जाए और कानून को अपने हाथ में लेके जो मनसूख कर दे, क्योंकि हम ऐसा पहले भी देख चुके हैं। बहुत सारे हथियार बरामद हुए हैं, बहुत सारा मीट बरामद हुआ है। इसी तरह पहले भी बहुत केसेस में ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया था कि गाय का मीट अंदर रखा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि न्याय की प्रक्रिया जो हो वो किसी भी समुदाय के लिए अलग ना हो। जैसा कि इनके केस में देखा जा रहा है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, मीडिया अपना काम कर रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह करते रहेंगे। मीडिया का भी जो रोल रहा है इसमें, हमने देखा है कि इसमें इन्होंने बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझा कि धर्म पे और उनकी हिस्ट्री पे, उनकी बैकग्राउंड पे ज़्यादा स्ट्रेस करें, ज़्यादा ज़ोर डालें। उन्होंने जो फैक्ट्स थे इस केस के, जो मामला हुआ, पुलिस का जो बयान आया, सिर्फ उस तक ही सीमित रहा। हम चाहते हैं कि आगे भी कानून को हाथ में नहीं लिया जाए
और जो एक न्यायिक प्रक्रिया होती है उसको फॉलो किया जाए। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें कर्नल बिश्नोई साहब ने कहा है कि वो अपने बेटे की हरकतों के लिए शर्मिंदा हैं। क्या वो वाकई शर्मिंदा हैं? क्या उन्हें वाकई नहीं मालूम था कि उनके घर में इतनी बड़ी तादाद में ये सब कुछ है? मुझे यकीन नहीं होता। बहरहाल हम ये भी जानते हैं कि हमारी फ़ौजें, फ़ौज हो या एयरफोर्स हो, सबसे बड़ी ज़्यादा पोचिंग वो करते हैं। अमूमन नील गाय हवाई जहाज़ की जो स्ट्रिप होती है, रनवे होता है, उस पर आ जाती हैं। तो वो कहाँ जाती हैं उसके बाद? अमूमन फ़ौजी करते हैं। आगरा का जो बहुत बड़ा एयरबेस है, वहाँ तो ये नीलगाय का मांस ना सिर्फ वहाँ सरेआम मिलता था बल्कि दुकानों में भी मिलता था आगरा में। आज मैं नहीं जानता। बहरहाल ये पाखंड जितनी जल्दी ख़त्म हो उतनी जल्दी अच्छा है। अगर नीलगाय वाकई ख़तरा है, जैसे बिहार में माना गया, और फिर सरकारी तौर पर इजाज़त दी गई कि शूटर्स मंगा के इनको ख़त्म किया जाए, अगर ख़तरा है तो ख़त्म करने में क्या दिक्कत है? क्योंकि शब्द गाय आता है इसमें। वैसे नील गाय का गाय से कोई मतलब नहीं है। नील गाय को अंग्रेज़ी में ब्लू बुल कहते हैं। ये एंटेलोप परिवार से है, जैसे हिरन होते हैं, जैसे बारहसिंगे होते हैं। लेकिन शक की बिना पर, सिर्फ शक के आधार पर अखलाक को मार दिया गया कि उसके फ्रिज में बीफ है। शक की बिना पर, शक के आधार पर पहलू खान को मार दिया गया कि वो गाय ले जा रहा है काटने के लिए। हम चाहेंगे कि यहाँ तो कोई शक नहीं है, यहाँ तो सब कुछ बरामद हो चुका है। सही न्याय कानूनी ढंग से इस केस में होना चाहिए, कर्नल बिश्नोई के बेटे के केस में। नमस्कार।